नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल? सब टनाटन है ना? आज हम लोग ग्रेविटेशन में लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, है ना? तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, है ना? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर को डिफाइन किए थे और रिंग के कारण और डिस्क के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड को कैलकुलेट किए थे। और आप लोगों को होमवर्क दिए थे कि भाई होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करिए, है ना? चलिए देखते हैं कैलकुलेट करके। एक होलोस्फीयर लेते हैं पहले। क्या लेंगे बेटा? एक होलोस्फीयर। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है वगैरह वगैरह ये लास्ट क्लास में हम डिटेल में समझाए हैं। एक होलोस्फीयर है। होलोस्फीयर मतलब क्या? जिसका मास जो है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिसका मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस होलोस्फीयर का रेडियस जो है वो कितना है? आर के बराबर है और मास इसका स्मॉल एम के बराबर है। तो हम एक बाहर कहीं पॉइंट पी ले लेते हैं जो इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? मान के चलो एक्स डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे है ये पॉइंट पी। तो इसके सेंटर ओ ले लो, इसका सेंटर ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना? एक्स है। तो इस पॉइंट पी पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। अब डायरेक्टली अब आप कहिए कि इस मास कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। लगा तो सकते हैं और रिजल्ट भी वही आएगा, लेकिन चूंकि वह फॉर्मूला एलिमेंट्री मास के लिए वैलिड है या पॉइंट मास के लिए वैलिड है तो डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते हैं gm/x²। ये नहीं लिख सकते। हालांकि रिजल्ट पता नहीं यही आ सकता है, लेकिन लिख डायरेक्टली नहीं सकते। हम सबसे पहले एलिमेंट्री मास कंसीडर करेंगे। एलिमेंट्री मास कैसा होगा? तो हम रिंग कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे बेटा? रिंग कंसीडर करेंगे। ये रिंग हमने कंसीडर किया। क्लियर है मामला? इधर से भी ये रिंग ऐसा कुछ दिखेगा। ये रिंग है बेटा ऐसे इस पॉइंट पे। यहाँ से इसका डिस्टेंस आप मान लो ए। क्या? इस रिंग के सेंटर से इस स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ए मान करके चलो। ये रिंग जो है सेंटर ओ पे एंगल थीटा बना रहा है। इस रिंग का जो रेडियस है हमारा, ये यहाँ से यहाँ, ये रिंग का जो रेडियस है उसको आप आर मान लो। क्या मान लो बेटा? आर मान लो, है ना? तो रिंग के कारण इस पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमको पता है, कैलकुलेट किए थे लास्ट क्लास में। कितना आया था बेटा? gmx/r² प्लस x² के पावर 3/2। जहाँ ध्यान रहे ये x जो है रिंग के सेंटर से उस पॉइंट P का डिस्टेंस था। यहाँ पर मैं रिंग के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? x टोटल माइनस ये a। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ऐसा नहीं x इसको r ले लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जहाँ r क्या है बेटा? हाँ, r क्या है? स्मॉल r क्या है? रिंग के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस। तो यही फॉर्मूला हम लगा करके और ग्रेविटेशनल फील्ड इस एलिमेंट्री रिंग के कारण इस पॉइंट पर निकाल देंगे। फिर इंटीग्रेट करके पूरे होलोस्फीयर के कारण हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट पॉइंट P कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो इसमें क्या क्या डाटा हमको पता है? जी तो नॉन है। ये m के जगह पर हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा बच्चा? dm लेना पड़ेगा, रिंग का मास लेना पड़ेगा। तो g इंटू dm। और ये r जो है यानी कि ये सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस था x माइनस a। तो यहाँ लिख देंगे हम x माइनस a डिवाइडेड बाई r। यहाँ कैपिटल R क्या है? तो रिंग का रेडियस। यहाँ रिंग का रेडियस क्या है? स्मॉल r है। तो हम इसको स्मॉल r² प्लस ये स्मॉल r जो है ये सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस है x माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पावर 3/2। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब हम लोगों का पर्पस रह गया इस सबको एक वेरिएबल, जैसे कि देखिए ये ए भी वेरिएबल है, क्योंकि ये जो रिंग कंसिडर किए हैं यहाँ से शुरू करके काटते 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 यहाँ तक जाएंगे, तो पूरा स्फेयर के कारण, होलो स्फेयर के कारण हमको फील्ड निकलेगा। तो ए भी वेरिएबल, ये स्मॉल आर भी वेरिएबल, रेडियस भी वेरी करेगा, है ना, ये मास भी वेरिएबल, तो उसके बाद एक्स तो फिक्स है, एक्स फिक्स है। तो इतना सारा वेरिएबल है, तो हमको किसी एक वेरिएबल में इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इंटीग्रेट कर सकें उसको ना। वो कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग डीएम कैलकुलेट करते हैं। डीएम क्या होगा, तो मास पर यूनिट सरफेस एरिया इनटू इस रिंग का एरिया। तो रिंग को देखिए, ये रिंग ये इतना सा थिकनेस है, यहाँ से अगर ऐसे निकाले और मान लेते हैं कि ये एंगल डी थीटा बना रहा है, ये अगर हम मान लें कि ये ds है, तो इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, dA ले लो, इस रिंग का एरिया, सरफेस एरिया। dA बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो 2 पाई r, रिंग को ऐसे खोल दो, लंबा 2 पाई r लंबाई और चौड़ाई कितना ds, 2 पाई r इंटू ds है। ds बराबर लास्ट क्लास में भी हम समझाए थे, ds बराबर हो जाएगा r d थीटा। ये देखो ये r, ये ds निकालने के लिए आर्क बाई रेडियस बराबर एंगल, तो 2 पाई r r d थीटा। तो dA तो हमारा निकल गया, तो dm भी इस प्रकार से हमारा निकल गया, 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई स्मॉल r कैपिटल R इंटू डी थीटा। 2 पाई 2 आ गया, ये कैपिटल R से एक R चला गया, ठीक है। अब देखो इस स्मॉल r को भी हम कन्वर्ट कर देता हूँ, इस स्मॉल r को भी क्या कर देता हूँ बेटा, कन्वर्ट कर देता हूँ। स्मॉल r ये r, यानी कि ये भी तो वही r है ना, तो ये r साइन थीटा, तो इसके जगह पर हम r साइन थीटा लिख देंगे, तो हो जाएगा m इंटू r के जगह पर r साइन थीटा i इंटू डी थीटा और डिवाइडेड बाई 2r, एक r से एक r कट गया, तो ये हमारा कितना आ गया बेटा, m/2 साइन थीटा i इंटू डी थीटा। ये हमारा क्या आया है, मास, है ना, इस एलिमेंट्री रिंग का मास आ गया, ठीक है, इतना तो कैलकुलेट हो गया। अब x तो कांस्टेंट है, स्मॉल r को हम थीटा के टर्म में ले आए हैं, अब a को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये a बराबर देखिए r cos थीटा बराबर a, देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में अगर आप लीजिएगा तो r cos थीटा बराबर a हो जाएगा, यानी a बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, r cos थीटा। अब ये सारा डाटा उसमें पुट कर देते हैं, डी वाला इक्वेशन, तो डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, g इंटू डी एम के जगह पर लिखेंगे m/2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारा dm हो गया, इंटू x, x तो जस का तस रहेगा, a के जगह पर लिख देंगे हम लोग r cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, और स्मॉल r के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, r साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस x माइनस a के जगह पर फिर r cos थीटा, इसको स्क्वायर कर दिए, इसका पावर 3/2 दे दिए, है ना, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब जरा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि अटपटा सा लग रहा है देखने में, तो इसको हम लिख देंगे gm/2 इंटू एक्स माइनस आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, डिवीजन में क्या आएगा, इसको देखो बेटा जरा सा कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं। ये आर स्क्वायर इसको तोड़ोगे तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो जस का तस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2xr कॉस थीटा, अंदर का तोड़े हैं, पावर 3/2 होगा। देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये तो आर स्क्वायर हो गया। ये किस पे तोड़े समझ में आया ना, ये तोड़े हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के
होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, इसी पे तो ही तोड़े हैं। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ अब क्या लिखेंगे हम, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आर कॉस थीटा का पावर 3/2। क्लियर है ना। अब देखो थोड़ा सा इसमें, अब सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में हम ले आए हैं, वो वेरिएबल क्या है, थीटा। थीटा को 0 से पाई तक हम लोग ले जाएंगे। थीटा को कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे बेटा, 0 से पाई तक हम लोग ले जाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका इंटीग्रेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस अब हम क्या ले लेते हैं, z। क्लियर है मामला। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग z ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये तो r है, ये वाला डिस्टेंस r है। तो देखिए अब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये सब यहाँ आने के बाद यहाँ रुक जाना है और यहाँ पर एज कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसाइन लॉ लगाएंगे। अब कोसाइन लॉ क्या है, तो कॉस थीटा बराबर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, कोसाइन लॉ। ट्रिगोनोमेट्री में हम बहुत डिटेल में ये सब पढ़ा है बेटा, मैथ में जो पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में, वहाँ जाके आप कोसाइन लॉ देख सकते हैं कि क्या है, कैसे डिराइव भी किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटा 2xr। क्लियर है मामला, बटा 2xr, ठीक है। अब कॉस थीटा के जगह पर ये वाला चीज आप पुट कर दीजिए हर जगह, जहां जहां कॉस थीटा है ना, वहां वहां आप जो है सो ठीक है। हाँ, ये वाला चीज आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा के जगह पर ये चीज आप पुट कर सकते हैं। फिर अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये तो एक्स आर सब कांस्टेंट है, तो हो जाएगा माइनस 1/2xr इंटू 2z dz, है ना, हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कट गया, तो साइन थीटा डी थीटा बराबर z dz हो गया। अब ये सारा चीज़ इस इक्वेशन में, ये जो हम यहाँ तक लाए हैं, इसमें सारा वैल्यू अब आप पुट कर दीजिए। आशा है कि उधर का आप लोग समझ गए होंगे, उसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर यहाँ ये पुट कर दो और साइन थीटा डी थीटा के जगह पर ये पुट कर दो, और उसके बाद इसको देखो क्या ये फॉर्म लेता है इक्वेशन। आप लोग कहेगा इतना क्यों कर रहे हैं सर, करने के पीछे रीजन है, करने के पीछे रीजन है। थीटा में इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए हम ये सब प्रोसेस कर रहा हूं। तो डी बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, gm/2, ठीक है। x माइनस, अच्छा इसको लंबे खींच देते हैं, x माइनस आर कॉस थीटा, x माइनस आर कॉस थीटा, x माइनस आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखना पड़ेगा, है ना, x माइनस आर कॉस थीटा, हाँ लिखिए, आर कॉस थीटा, कॉस थीटा के जगह पर ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटा 2xr, ठीक है, एक्स माइनस आर कॉस थीटा, और इंटू साइन थीटा डी थीटा के जगह पर हमको क्या लिख देंगे, जेड डी जेड अब बटा xr, जेड डी जेड अब बटा xr, ना हो गया जेड डी जेड बटा xr। अब नीचे क्या है भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xr
आई इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पर फिर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xr कॉस थीटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बट्टा 2xr, इस पूरे का पावर 3/2। अब ये वेरिएबल जेड के टर्म में आ गया, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। gm/2 इंटू, है ना, चलिए पहले नीचे वाले को देख लेते हैं। यहाँ आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2xr से 2xr खत्म हो गया तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2। देखो ये खत्म, सिर्फ जेड स्क्वायर बच गया नीचे, जेड स्क्वायर बच गया, जेड स्क्वायर जेड क्यू हो जाएगा। चलो ठीक है, अब ऊपर देखिए बेटा, ऊपर 2xr, आर से आर खत्म हो जाएगा, आर से आर खत्म हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, सिर्फ हम अलजेब्रा कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, और बटा 2x तो यहाँ 4x हो जाएगा, 2x, अच्छा सॉरी इधर से xr भी आएगा, 2x स्क्वायर आर, तो 2x स्क्वायर आर तो 4x स्क्वायर आर इधर निकाल दीजिए, 4x स्क्वायर आर हम बाहर निकाल दिए, यहाँ से xr और यहाँ से 2x आया तो 2x स्क्वायर आर, x स्क्वायर आर और 2 पहले से था तो 4x स्क्वायर आर आ गया, है ना, इधर z dz, ये बराबर हो जाएगा gm/4x स्क्वायर आर, ये 1x एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सब खत्म, ये हो जाएगा जेड क्यू आई इंटू जेड dz। gm/x स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस ये एक जेड से एक जेड कट जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा gm/4x स्क्वायर आर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर इंटू dz। क्लियर? आप लोग का यह लंबा हो गया सर, समझाने में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब देखो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान से देखो, जब ये रिंग हम यहाँ पे काटेंगे तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, x और माइनस आर यहाँ पे काटेंगे, और जब ये रिंग यहाँ तक पहुँचेंगे तब क्या हो जाएगा x प्लस आर। तो हम लिमिट z का कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, x माइनस आर से x प्लस आर तक। क्लियर है मामला? तो क्या हो जाएगा बेटा, ये gm/4x स्क्वायर आर तो है क्या, कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेट यहीं से कर देते हैं।
क्या हो जाएगा, जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी कांस्टेंट और डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 + 1 बटा -2 + 1। तो बट्टा में तो जेड होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा, इसे समझ में आ ही रहा होगा। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं ऐसे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक था, x माइनस आर से x प्लस आर तक। अब बेटा इधर मिटाना पड़ेगा, इधर अब मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब E बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर GM बटा 4x² R इंटू माइनस जेड को माइनस ऊपर घुसा दीजिए, ये R² माइनस x² हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है ना। अब एक बार आप z के जगह पर x प्लस आर रखिए, तो एक बार लिख लेते हैं बेटा, z प्लस R² माइनस x² बटा जेड, x माइनस आर से x प्लस आर तक। ठीक है, z के जगह पर यहाँ x प्लस आर है ना, अब प्लस R² माइनस x² बटा x प्लस आर, एक बार हो गया माइनस x माइनस आर प्लस R² माइनस x² बटा x माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ R² माइनस x² को ब्रेक करेंगे, r माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स, तो r प्लस एक्स ऊपर से नीचे से कट जाएगा, आनंद कर देगा, ये क्या कर देगा, आनंद करेगा। तो GM बटा 4x² R, ये हो जाएगा x प्लस आर प्लस r माइनस एक्स, यहाँ बचेगा सीधा सीधा r प्लस एक्स वाला बेटा a² माइनस b² बराबर होता है ना, a प्लस b इंटू a माइनस बी, इसी पर तोड़े उसको, माइनस इधर क्या हो जाएगा, x माइनस आर प्लस R² माइनस x², तो r माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स। तो r माइनस एक्स लिख लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए यहाँ पर इस पार्ट में, डिवाइडेड बाई x माइनस आर, x माइनस आर को हम लोग r माइनस एक्स कर देते हैं, यहाँ माइनस साइन लगा करके, नहीं समझे, हमको फायदा हो जाएगा, ये r माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, क्लियर। r माइनस एक्स जब खत्म हो गया बेटा, तो ये हमारा क्या आ गया, GM बटा 4x² R इंटू ये x और ये x खत्म, तो ये 2r माइनस ये माइनस है x माइनस आर और माइनस आर और माइनस एक्स। देखो ये यहाँ से भी x और x खत्म हो गया, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस सॉरी ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो -2 और फिर एक माइनस, तो +2r 2r 4r। तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा बेटा, E बराबर GM बटा 4x² R इंटू 4r बराबर कितना आ गया बेटा, GM बटा R 4r, ये 4r गया बटा x²। देखो रिजल्ट तो वही आ गया। अब आप लोग कहोगे कि सर इतना थक करके ही छोटा सा रिजल्ट लाए जो कि इसमें डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन गलत हो जाता। क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, बाहरी पॉइंट पर तो ये हुआ GM बटा x²। क्या मान सकते हैं, इसके टोटल मास को हम सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान करके इसके बाहर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ले लीजिए, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है GM बटा x² इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का, वो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है ना, तो वो लगा दिए। अब अगर ये पॉइंट अंदर हो तब देखिए बेटा, समझिएगा ध्यान से, तब फिर ये लिमिट केवल बदल जाएगा, क्योंकि जब ये पॉइंट x अंदर होगा तो r में से x को घटाएंगे।
क्या करेंगे हम लोग, r में से x को घटा देंगे, अब फिर फाइनल लिमिट क्या होगा, तो r प्लस x हो जाएगा। ये रिंग यहाँ से लेकर के, चूंकि पॉइंट हमारा किधर है, इधर है, इस तरफ है कहीं पॉइंट, ये रिंग यहाँ है, ये पॉइंट अगर कहीं अंदर है तो r में से क्या करेंगे, हमारा ये पॉइंट सेंटर से मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पॉइंट है, तो ये जो x है ये x अब हो गया, हुआ ना x, नहीं हुआ ये x, r में से x को हम घटा देंगे। समझ में आ रही है बात? तो सिर्फ लिमिट वहाँ बदल जाएगा और इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा निकल जाएगा, है ना। इसको हम मिटाते हैं और ये वाला खाली हम रखेंगे, क्योंकि लिमिट चेंज करके हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, अंदर के किसी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। जरा सा हम पॉज कर देते हैं वीडियो को। चलिए बेटा इस इक्वेशन तक, अब इसमें क्या करेंगे, लिमिट सिर्फ चेंज करेंगे, r माइनस एक्स से लेकर r प्लस एक्स तक, r माइनस, यहाँ अब x अंदर आ गया तो r बड़ा हो गया, तो r में से इस x को घटाएंगे तो ये पॉइंट निकलेगा, z का वैल्यू r माइनस एक्स से लेकर के फिर ये r प्लस एक्स तक, है ना, ठीक है। तो इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, अब इंटीग्रेट तो किया हुआ था, हम सब मिटा दिया, तो ये हो जाएगा gm बटा 4x स्क्वायर r और इंटू जेड प्लस जेड माइनस कर दो ना, सब ठीक रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा जेड और आर माइनस एक्स से आर प्लस एक्स तक। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बटा 4x स्क्वायर आर इंटू जेड के जगह पर एक बार आर प्लस एक्स लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा जेड माइनस फिर जेड के जगह पर आर माइनस एक्स ले लेंगे एक बार, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा आर माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, जी एम बटा 4x स्क्वायर आर, अरे यार आर प्लस एक्स होगा यहाँ पर, ठीक है। अब x माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर कट जाएगा, तो यहाँ आएगा आर प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस आर, एक्स माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर कट गया, तो ये देखो इसको काट ही दो, एक्स एक्स खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2r होगा, और इसको मंझली ब्रैकेटवा के अंदर ले आओ, इधर ले आओ, इधर क्या हो जाएगा बेटा, आर माइनस एक्स माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर, एक्स माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर, तो एक्स प्लस आर बच जाएगा, एक्स प्लस आर को लिख दो, इंटू एक्स माइनस आर है तो उसको उलट देंगे तो आर माइनस एक्स होगा, तो इसका खाली प्लस साइन हो जाएगा, और आर माइनस एक्स फिर कट जाएगा। अब देखो यहाँ से ये एक्स एक्स यहाँ से भी खत्म और 2r यहाँ से आ गया, और ये नेगेटिव साइन है तो ये 2r और इधर से 2r, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 0, यानी कि होलो स्फेरिकल सेल के अंदर कहीं भी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है बेटा, 0 होता है। बाहरी पॉइंट के अपेक्षा में अंदर के पॉइंट पर के लिए लिमिट सिर्फ बदल दिए, उतना मेहनत करने का यही फ़ायदा हुआ कि जेड का लिमिट बदल दिया, तो ये आर माइनस एक्स से आर प्लस एक्स तक कर दिया, आर माइनस एक्स, तो ये पॉइंट निकल गया हमारा, समझ में आ रहा है, जेड का वैल्यू, जैसे जेड यहाँ पर ये हो जाएगा, आप नहीं समझे, ये पॉइंट हो जाएगा, जब अंदर लेंगे तो दिखा देते हैं हम आपको, ये पॉइंट ऐसा कुछ कहीं हो जाएगा, बात समझ में आ रही, ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, है ना। अब ये हमारा जेड है, तो जेड का लिमिट जब यह रिंग यहाँ पर काटेंगे, कहाँ पर काटेंगे बेटा, यहाँ पर, तो ये जेड का वैल्यू क्या होगा,
आर यह डिस्टेंस देखिए हमारा x है, ठीक है, अंदर के पॉइंट है। r माइनस एक्स, जेड का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, r माइनस एक्स से ले करके, है ना, r प्लस एक्स तक, r माइनस एक्स से लेकर r प्लस एक्स तक। चूँकि इस पॉइंट पे निकालना है तो r माइनस एक्स लेंगे तो ये डिस्टेंस होगा, रिंग इधर होगा, डिस्टेंस ये होगा, फिर r प्लस एक्स तो रिंग इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या आ गया, 0 आ गया। तब आज के बाद बस इतना सा याद रखना है, डेरिवेशन तो आएगा नहीं, 12th के सिलेबस में भी ये नहीं है, लेकिन डेरिवेशन हम कर दिए। बस ये याद रखना है कि होलो स्फेरिकल सेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है बेटा, 0 होता है। किसी बाहरी पॉइंट पर gm बटा एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ x जो है सेंटर से बाहरी पॉइंट का डिस्टेंस है। अंदर में कहीं भी क्या होता है, 0 होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब सॉलिड स्फीयर के कारण निकालेंगे तो उसको निकालना अब आसान हो गया अगर हम ये डिराइव कर लिए। कैसे, तो सॉलिड स्फीयर के केस में हम लोग क्या करेंगे, वो सॉलिड स्फीयर ले लेंगे, है ना, ठीक है। ये सॉलिड है, इसके सेंटर से पहले बाहर कोई पॉइंट हम लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस हम थोड़ा सा ऑफ हो गए, मतलब बाहर चले गए। अब आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्फीयर के कारण पॉइंट P पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। लास्ट हम लोग क्या निकाले थे, होलो स्फीयर के कारण पॉइंट P पे। तो यहाँ देखिए क्या कंसिडर करेंगे हम, होलो स्फेरिकल सेल कंसिडर करेंगे, है ना, होलो स्फेरिकल सेल कंसिडर करेंगे ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr। ओके, क्यों कंसिडर किए, तो चूंकि होलो स्फीयर के कारण सेंटर से x डिस्टेंस पर हमको फील्ड पता है, तो इसका मास, जैसे कि यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, अभी हम कैलकुलेट किए थे, g इंटू डी एम बटा एक्स स्क्वायर। अभी ना जस्ट कैलकुलेट किया इस चीज़ को, है ना। तो चलिए g इंटू डी एम बाई एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ चलिए, रिकॉर्डिंग चकाचक हो रहा है, ठीक है भाई। अब dm का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। dm बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ चूंकि मास जो है टोटल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, मतलब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका रेडियस आप r ले लो, r3 आई इंटू इसका वॉल्यूम, तो 4 पाई r स्क्वायर है इंटू डी आर, ये एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम हो गया। तो ये 4 पाई और 4 पाई चला गया तो तेल लेने, ये हो जाएगा 3m बट्टा r क्यूब, 3m बट्टा r क्यूब इंटू r स्क्वायर dr। ये हमारा मास निकल गया। तो इसमें आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए बेटा जी, पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा g बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, 3m बट्टा r क्यूब इंटू r स्क्वायर dr। अब इसको इंटीग्रेट अगर कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक r को ले जाएंगे बेटा, बाकी तो सब कांस्टेंट। r को कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के कैपिटल R तक लेके चले जाते हैं, तो इस पॉइंट पे हमारा फील्ड निकल जाएगा, हो जाएगा 3gm बट्टा एक्स स्क्वायर r क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा, r क्यूब बटा क्यूब। चूँकि
इंटेग्रल आर स्क्वायर डी आर बराबर आर क्यू बटा 3 होगा। आ रहा है आनंद? मैथमेटिक्स है, इसमें क्या आनंद आएगा घंटा। तो ये 3 से 3 खत्म हो गया और ये आर क्यू, तो ये आर क्यू, ये आर क्यू आएगा। आप देख लीजिए ना, जी एम बटा एक्स स्क्वायर आर क्यू, और लिमिट लीजिएगा तो आर क्यू माइनस 0 का क्यूब, तो ये आर क्यू खत्म हो गया जी। तो बाहर के पॉइंट पर तो ठीक वही फील्ड निकला बेटा जो होलोस्फीयर के कारण बाहरी किसी पॉइंट पर निकला था फील्ड, है ना। चलिए अब अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अंदर, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, वही फील्ड आ गया। अंदर कोई पॉइंट अगर लेते हैं तब कैसे फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो देख लीजिए। अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। ये फिगर भी थोड़ा सा फिर से हमको बनाना पड़ जाएगा। ये हमने एक सॉलिड स्फीयर लिया, सेंटर से x डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको फील्ड निकालना है। कहाँ पर बेटा? यहाँ पर हमको फील्ड निकालना है ना। तो यहाँ पर फील्ड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक वही थिन स्फेरिकल सेल लेते हैं, है ना, या फिर यूं समझो कि एक हम सॉलिड स्फीयर ही ले लेते हैं। हाँ, सॉलिड स्फीयर ले लो, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के बाहरी पॉइंट पर फील्ड जो है वो हम कैलकुलेट अभी कर चुके हैं। तो ये एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस क्या है इसमें, रेडियस आर का ले लेते हैं। इसका रेडियस पूरे स्फीयर का तो आर है ही है, टोटल मास इसका एम है। तो इस सॉलिड स्फीयर के कारण बाहरी पॉइंट पर फील्ड कितना होगा ये देख लेते हैं। इस जो सॉलिड स्फीयर हम ये जो कंसीडर किया बेटा, ये ऑफ रेडियस आर, इस सॉलिड स्फीयर के कारण इस पॉइंट पर फील्ड कितना हो जाएगा, तो जी मतलब E1 ले लो, तो जी इंटू एम डैश बटा एक्स स्क्वायर, मतलब जहाँ एम डैश क्या है, इस सॉलिड स्फीयर का मास है, ये हमारा E1 हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ। हर केस में डायरेक्शन अंदर की तरफ ही होगा बेटा, मास के कारण। होलोस्फीयर के कारण में डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, सॉलिड के कारण डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। ओके, अब देखिए, अब चूंकि इसके बाहर, इस सॉलिड स्फीयर के बाहर एक सेल क्या है, एक बाहर सेल है। तो एक सेल यहाँ पर अब आप अगर कंसीडर करिएगा, आप देखिए इस सेल के कारण, थिन स्फेरिकल सेल है, और रेडियस इसका ए ले लो आप, और थिकनेस इसका डी ए ले लो, समझते जाना। तो इसके कारण इसके अंदर के किसी पॉइंट पर फील्ड क्या होगा बेटा, 0 होगा। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस पॉइंट के बाहर जो भी थिन स्फेरिकल सेल को अगर हम कनेक्ट करते जाएं, ये थिक स्फेरिकल सेल हम लेंगे, तो बाहर वाला के कारण यहाँ फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बाहर वाला के कारण फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक। तो सिर्फ अंदर वाला के कारण होगा। चलिए अब दिखा देते हैं बाहर वाला के कारण कैसे हो जाएगा। इसके कारण फील्ड क्या होगा, 0, तो 0 ही हो जाएगा, उसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट पर अगर हम एम डैश कैलकुलेट कर दें तो हमारा निकल जाएगा। तो एम डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मास, एम डैश बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इसका मास क्या हो जाएगा भाई, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू, है ना, 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू क्यों, क्योंकि ये एक्स इतना बड़ा सा स्फेरिकल सेल है, तो एक्स रेडियस है, तो यहाँ आर के जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। इसी के ऊपर, इसी पॉइंट से पास करता हुआ अगर हम एक सॉलिड स्फीयर खींच दें तो एक्स क्यूब हो जाएगा। 4/3 या 4/3 ये तो गया तेल लेने, तो एम डैश का वैल्यू हमारा आ गया m/r क्यूब और इंटू एक्स क्यूब, है ना। तो हमारा फील्ड जो हो गया E1 g/x² इंटू mx³ r³
तो ये आ जाएगा Gm/r³ इंटू एक्स। ये हमारा हो गया क्या बेटा, फील्ड किसी अंदर वाले पॉइंट पर। समझ में आ रहा है? बहुत आसान ढंग से ही काम हो गया कि हम उसी रेडियस का, एक्स रेडियस का ही अगर हम लोग एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर किए तो इसके कारण इस पॉइंट पर हम फील्ड निकाल दिए तो निकल जाएगा फट से, इतना आ गया है ना। एम डैश फिर कैलकुलेट किए। इसके बाहर अगर थिन स्फेरिकल सेल लेंगे तो उसके कारण इस पॉइंट पर फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अभी अभी कैलकुलेट किया कि स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर फील्ड जीरो है, तो बाहर वाला जो स्फेरिकल सेल्स होगा बहुत सारा पतला पतला, उस सब के कारण फील्ड यहाँ क्या होगा, जीरो। तो ये इतना सा हो जाएगा। तो अंदर किसी सॉलिड स्फीयर के इंटरनल पॉइंट पे फील्ड कितने के बराबर, इतने के बराबर Gm/r³ इंटू एक्स हो जाता है। डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे हो कि ये कैलकुलेट करने में सेल के कारण, रिंग के कारण, डिस्क के कारण बहुत क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा लग रहा है। तो हम अब एक टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टेक्निक में क्या होगा भैया, टेक्निक में कुछ नहीं होगा, हम फट से ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने का कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। उस जुगाड़ को हम लोग बोलते हैं बेटा गॉसस लॉ। इसको कैपिटल कर दीजिए तो बेहतर लगेगा, है ना, ठीक है। तो भैया जुगाड़ का नाम है गॉसस लॉ। गॉसस लॉ को समझने से पहले हम लोग कुछ ग्रेविटेशनल फ्लक्स डिफाइन करेंगे। इसको समझ लेने के बाद फिर हम लोग फट से इसको लॉ क्या है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ग्रेविटेशनल फ्लक्स क्या डिफाइन किया गया, ग्रेविटेशनल फ्लक्स किया गया डिफाइन कि जैसे सपोज किसी पॉइंट P पर हम एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं बेटा, इमेजिनरी सरफेस। मान लेते हैं उस सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या है, E है। क्या है बेटा, E है। तो इस पॉइंट पर एक एलिमेंट्री आप एरिया कंसीडर करिए। क्या कंसीडर करिए बेटा, एलिमेंट्री एरिया। मान लेते हैं ये D है। इसको एक डायरेक्शन दे दीजिए। डायरेक्शन इसका दीजिए, आप जिधर से देख रहे हैं उसके टुवार्ड्स। मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन इधर है, इस डी ए का, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल मान लेते हैं कि, समझ में आ रही है बात, जैसे कि इस पॉइंट पर हमको ग्रेविटेशनल फ्लक्स निकालना है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। यहाँ पे मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहाँ अगर किसी मास को हम लाते हैं बेटा तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है मतलब यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है। क्लियर है मामला। अब जब यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है तो यहाँ पर हम छोटे से एरिया के लिए ग्रेविटेशनल फ्लक्स कैसे डिफाइन किए, तो एक छोटा सा एरिया कंसीडर कीजिए। हम अगर इधर से देख रहे हैं तो एरिया का डायरेक्शन हम अपनी तरफ लेंगे। अब फील्ड का जो भी डायरेक्शन है हम ले लिया कि इधर है फील्ड। दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स यहाँ पर में जो डिफाइन किया गया, डी फाई जी कह लीजिए इसको, तो ये हो जाता है E डॉट डी ए, ठीक है। ये क्या हो जाता है, E डॉट डी ए। यही हमारा ग्रेविटेशनल फ्लक्स डिफाइन किया गया है, E डॉट डी ए। अब इसको अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो फाई जी बराबर ये क्या हो जाएगा बेटा, E डॉट डी ए। इसको इंटीग्रेट कर दिए। और क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर हम ग्रेविटेशनल फ्लक्स कैलकुलेट करें तो यहाँ पर वो सर्किल लगा दीजिए। दिस इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फ्लक्स। दिस इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फ्लक्स। जैसे हम एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। सपोज यहाँ पर एक मास है। क्या है बेटा, यहाँ पर एक मास है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, m है। अब इस पॉइंट पर या 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 इस पॉइंट पर फील्ड होगा। इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। कोई भी और मास यहाँ लाएं या यहाँ लाएं या यहाँ लाएं, कहीं पर भी फोर्स लगाएगा ये उसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, एक आर रेडियस का, कितना रेडियस का, आर रेडियस का एक इमेजिनरी स्फेरिकल
इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हैं। कैसा? इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस। क्लियर है मामला? अब अगर हमसे कहें ये सरफेस स्फेरिकल सरफेस है तो ऐसे होगा बेटा, ठीक है। इस स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट यहाँ पर हम अब फ्लक्स निकाल रहे हैं एलिमेंट्री एरिया के कारण, तो फील्ड तो ऑब्वियसली अंदर की तरफ कहीं होगा, और एरिया वेक्टर इस पॉइंट पर हमारा, चूंकि बाहर से हम देख रहे हैं तो बाहर की तरफ होगा। ये डी ए ले लो, ठीक है, ये हमारा फील्ड है। तो हमारा यहाँ पर जो फाई जी हो जाएगा फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस मतलब ये मास को घेर लिए और पूरा सरफेस का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। डी ए, इसको इंटीग्रेट करिए, ई जो यहाँ पर है वो तो हेले है, और डी ए से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। ई और डी ए के बीच का एंगल यहाँ पाई है, तो ये हमारा हो जाएगा ई डी ए, ठीक है। इस पॉइंट पर चूंकि ये डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से इस स्फेरिकल सरफेस का डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या है? सेम है, मास सेम है, तो ये ई फील्ड हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम बाहर निकाल करके इंटीग्रल डी ए अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। इसी प्रकार से सिलिंड्रिकल सरफेस के कारण, इसी प्रकार से प्लेनर सरफेस के कारण, स्फेरिकल सरफेस के कारण हम लोग ग्रेविटेशनल फ्लक्स। अब आप कहिएगा कि सर अगर सरफेस इरेगुलर हो तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स हम लोग निकाल नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर निकालना, ठीक है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेगुलर सरफेस का ही हम लोग ग्रेविटेशनल फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब आप कहिएगा कि ग्रेविटेशनल फ्लक्स होता क्या चीज़ है भाई? तो सिंपल सा बात, डिफाइन मैथमेटिकली ये किया गया है, ठीक है, और ये बताता है कि कितना नंबर ऑफ, अब यहाँ पर हम कैसे करके कहें, आप लोग मैथमेटिकल ही समझिए इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्सेस कहीं किसी बुक में आप पढ़े नहीं होंगे, अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप कंफ्यूज करिएगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ बुझा नहीं रहा है, ठीक है। आप ही मैथमेटिकल फार्मूला सिर्फ याद रखिए। चलिए अब हम ये गॉसस लॉ को डिस्कस करेंगे। गॉसस लॉ कहता है, ठीक है, गॉसस लॉ कहता है कि ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस ड्यू टू ए मास इज इक्वल टू, यानी कि फाई जी बराबर इज इक्वल टू -4 पाई जी टाइम्स मास इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। यही है हमारा। अब आप कहिएगा लिख तो दिए, कुछ बुझाया है ये नहीं। इसको तो हम समझा दिए कि ग्रेविटेशनल फ्लक्स, राइट साइड में कहता है कि ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू -4 पाई जी टाइम्स मास इनक्लोज्ड बाई दैट क्लोज्ड सरफेस। अब इसको देखिए जरा सा, फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं। वो मास ले लिए हम, इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल, रेडियस इसका क्या ले लिए हम? आर। अभी कैलकुलेट किए थे इसके कारण बेटा, इसका मास एम है, इसके कारण इस क्लोज्ड सरफेस के कारण अभी हम कैलकुलेट किए थे ग्रेविटेशनल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स हो जाएगा, अभी हम कैलकुलेट किए, -E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यही ना अभी कैलकुलेट किए थे, जहाँ E क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है इस पॉइंट पर, कहीं भी किसी पॉइंट पर। अब बोलता है गॉस लॉ क्या बराबर क्या हो जाएगा? तो -4 पाई जी टाइम्स मास इनक्लोज्ड बाई दिस ग्रेविटेशनल, मतलब ये गॉसियन सरफेस, मास इनक्लोज्ड बाई दिस क्लोज सरफेस कहो, गॉसियन सरफेस कहो, जो कह लो, गॉसियन सरफेस भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा मास इनक्लोज कितना है? तो m है, तो m से मल्टीप्लाई करते हैं। अब दिस इज इक्वल टू दिस, तो 4 पाई क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा, या माइनस साइन से माइनस साइन, तो E बराबर कितना आ गया हमारा? Gm/r स्क्वायर, जो कि करेक्ट है ना। पॉइंट मास के कारण इस पॉइंट पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड वही ना होगा, Gm/r स्क्वायर। अब इसको देखिए हम होलो स्फेरिकल, सॉलिड स्फेयर, इस सब के कारण हम फील्ड निकाल करके आपको फट से एक एक लाइन में दिखा देते हैं। जैसे कि होलो स्फेरिकल सेल ले लीजिए, फट देखिए इससे निकलने लगेगा, आप कोई टेंशन वाला। होलो स्फेरिकल सेल ले लीजिए, ये होलो है, इसका रेडियस क्या है बेटा? r है।
सबसे पहले बाहरी कोई पॉइंट लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर। एक इमेजिनरी स्फेरिकल सेल कंसीडर करिए, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है ना, उसका डिस्टेंस, उसका रेडियस क्या है, एक्स है। इसके कारण फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स में तो सेम ही रहेगा अगर स्फेरिकल सरफेस है। रेडियस में यहाँ क्या हो गया, एक्स हो गया। ये बराबर -4 पाई जी इंटू इनक्लोज्ड मास यहाँ कितना है, मान लेते हैं स्फेरिकल सेल का मास m है, तो यहाँ m से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए E बराबर हमारा कितना आ गया बेटा, gm/x²। बाहरी पॉइंट में अगर आप कहिए कि अच्छा सर बाहर वाला हम तो निकाल लिया, वो अंदर, तो देखिए बेटा अंदर जब आप इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसिडर कीजिएगा जिसका रेडियस x है, तो इसके द्वारा इनक्लोज्ड मास यहाँ क्या हो जाएगा, ये मास क्या हो जाएगा बेटा, 0। ये यहाँ पर हो जाएगा 0, तो हमारा फील्ड अंदर में क्या हो जाएगा, सेल के लिए 0। बात समझ में आ रही है, बहुत आसानी से निकल जाएगा इस टेक्निक से। इसी प्रकार से अब अगर ये सॉलिड स्फेरिकल सेल होता, मतलब सेल बोल रहे हैं, सॉलिड स्फेयर होगा, तो फिर क्या हो जाएगा फील्ड, देख लीजिए। सॉलिड स्फेयर अगर हम ले लिए तो बाहरी पॉइंट पर तो ऑब्वियस है, आप समझ गए होंगे, वही फील्ड आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। करके देखिएगा ना, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर किए और गॉस लॉ लगा दिए, E बराबर gm/x² बाहर के लिए। अब अंदर देखिए, अंदर में क्या है, फॉर गॉस लॉ क्या है, अंदर ले लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पर। अंदर के लिए बेटा देखिए, इसका जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, वो तो सेम वही होगा, -E इंटू 4 पाई x²। ये x है ना रेडियस, तो -E इंटू 4 पाई x²। अब बराबर -4 पाई जी इंटू मास इनक्लोज्ड, इसके द्वारा इनक्लोज्ड मास, ये जो सरफेस कंसिडर किया इसके द्वारा, तो इनक्लोज्ड मास कितना हो जाएगा, तो m इनक्लोज्ड के लिए क्या करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, रेडियस इसका जहाँ r है, पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इसका वॉल्यूम, तो इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई x3। ये है मामला, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, इसको यहाँ घुसेड़ दीजिए, तो E बराबर डायरेक्टली क्या आ गया बेटा, देख लो 4 पाई से 4 पाई भी खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो E बराबर आ गया g इंटू mx³ बट्टा r³ इंटू x²। ये x² इधर जाएगा, तो हमारा फील्डवा कितना आ गया, gmx बट्टा, यही ना कैलकुलेट किए थे उतना मेहनत करके। तो गॉस लॉ की मदद से आप टनाटन आप क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। लेकिन बस गॉस लॉ का लिमिटेशंस ये है कि अगर शेप इरेगुलर हो, शेप कैसा हो बेटा, इरेगुलर हो, तो फिर ये ग्रेविटेशनल फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर हम फाइनाइट रेडियस के डिस्क के कारण फील्ड नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर इनफाइनाइट रेडियस का डिस्क है तो उसके कारण फील्ड फट से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकल जाएगा। जैसे फाइनाइट रेडियस के कारण हमारा क्या आया था, 2gm/r³ इंटू 1 माइनस x/² के अंदर r²। अब अगर r बहुत बड़ा कर दें तो x को नेग्लेक्ट कर देंगे, r निकल जाएगा, x/r भी क्या हो जाएगा, 0। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, 2gm/r³। ध्यान रहे, ये इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क के कारण ये फील्ड होगा, जहाँ उस लार्ज डिस्क का मास क्या है, m, और रेडियस क्या है, r, कैपिटल R। ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब इसमें मान लेते हैं कि हमारा ये लार्ज डिस्क है जिसका रेडियस बहुत बड़ा है। इस पॉइंट पे अब मान लेते हैं कि हमको फील्ड निकालना है, इससे कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। तो हम क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, इधर के लिए भी और इधर के लिए भी। देखो टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस पे कितना हो जाएगा। देखो फील्ड, ये सिमेट्री से हम बता सकते हैं कि फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस सीट के कारण, इनफाइनाइटली लार्ज सीट के कारण फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इधर का एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। अगर हम
ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, या फिर जो सिलेंड्रिकल सरफेस हम लिए हैं उसका रेडियस अगर हमारा क्या हो बेटा, आर हो, कैपिटल आर, स्मॉल आर ले लो, चूंकि कैपिटल आर तो इसका रेडियस होगा, स्मॉल आर हो, तो टोटल इनक्लोज्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, सो पहले निकालते हैं। तो ईजी बराबर, इधर तो देखो फील्ड इधर है और इधर एरिया वेक्टर, इधर बाहर से देखेंगे इधर तो ये तो 90 डिग्री तो जीरो हो जाएगा, तो ईजी बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस साइन हो जाएगा इनटू ई, इधर के कारण फ्लक्स, फिर इधर के कारण भी फ्लक्स, वही हल हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स ही माइनस साइन के साथ इसको भी जोड़ देंगे आई इंटू ई, तो ये हो गया -2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसके द्वारा मास कितना इनक्लोज्ड हुआ टोटल, है ना, इसके द्वारा मास कितना इनक्लोज्ड हो गया, तो मास जो इनक्लोज्ड हो गया बेटा, मास पर यूनिट सरफेस एरिया, द मास डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, टोटली डिस्क जो है इसका रेडियस है, मास पर यूनिट सरफेस में पाई आर स्क्वायर इनटू इसका एरिया, इस डिस्क का एरिया तो पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई पाई खत्म, तो एम आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, क्लियर है मामला। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, बराबर गॉस लॉ से क्या हो जाएगा, -4 पाई जी इंटू मास इनक्लोज, तो एम इंटू आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर, क्लियर है मामला। अब इसको सोल्व कर दीजिए टानाटान, इसको क्या कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये 4 पाई माइनस साइन यहाँ 2 आएगा, 2 दूना 4 पाई, तो ई हमारा का आ गया, देखते जाइए ध्यान से, ई बराबर जो आ गया जी एम बटा 2 आर स्क्वायर, जी एम, सॉरी, तो यहाँ ये आर स्क्वायर होगा बेटा, ये गलत लिख दिए, आर स्क्वायर होगा फॉर्मूला में, जी एम बटा 2gm बटा होगा ना, 2gm बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 इधर गया ना, 2gm बटा आर स्क्वायर आई, तो ये 2gm बटा आर स्क्वायर, तो जो यहाँ कैलकुलेट किए थे हम फील्ड, मतलब वो उतना इंटीग्रेशन करके, वो सिंपल 1-2 लाइन में हम गॉस लॉ लगा करके कैलकुलेट कर लिए। बस ध्यान यही देना है बेटा जी कि ये रेगुलर शेप में आपको काम करेगा, इरेगुलर शेप में आपको काम नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ फ्लक्स कैलकुलेट करना इजी है वहाँ पर ये गॉस लॉ आप आराम से लगा सकते हैं, जहाँ फ्लक्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पर अब आप ये नहीं लगा सकते। अब चलिए इसके ऊपर एक आध 2-4 गो सवाल देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। कहता है कि एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज द वैल्यू एट हाइट h बराबर आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ, नहीं ये तो सवाल नहीं अभी करवा सकते क्योंकि वेरिएशन ऑफ फील्ड, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी हम नहीं करवाए, ठीक है। चलिए हम अपने मन से एक आध सवाल ले लेते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं है कि ना, आनंद है ये है, तो फिर दिक्कत क्या है। कहता है कि एक रिंग है, क्या है बेटा, एक रिंग है, इसका रेडियस क्या है बेटा, कैपिटल आर, इससे ए डिस्टेंस बी लो, इससे ए डिस्टेंस बी लो एक पॉइंट मास है जिसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है एम। कहता है इसके ऊपर में इस रिंग के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है वो निकालिए, उसका डायरेक्शन निकालिए। कैसे निकालोगे? अब आपको होगा कि सर ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो फलाना ढिमकाना, नहीं 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 नहीं, अब सीधा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, इस मास को भूल जाओ।
इस मास को भूल जाओ, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड रिंग के कारण क्या हो जाएगा, GM ये A बटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2। इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, तो फोर्स जो लग जाएगा इस कैपिटल M मास पर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कैपिटल M इंटू डेफिनेशन मास। तो क्या हो जाएगा बेटा, GMMA बटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2। हो गया, कहानी खत्म हो गया, इतना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गर्मी बहुत भयंकर चल रहा है इधर, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें। फ़ोन का कैमरा भी बार बार बंद हो जाता है गर्मी के कारण, बार बार अपने आप बंद हो जाता है, बार बार देखना पड़ता है ना कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तो हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग हाँ, और इस पर आप जितना अधिक से अधिक सवाल बना सके, सवाल फंसता है कमेंट में आप डालिए कि सर ये सवाल, या फिर टेलीग्राम चैनल पर डालिए ये सवाल नहीं बना है, वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको अब मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिस्कशन करेंगे, और इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, टोटल चीज़ वेटलेसनेस वगैरह सब कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बहुत लंबा चलेगा ग्रेविटी टॉपिक है, टेंशन नहीं लेना है। तब तक के लिए बाय बाय। टॉपिक है, टेंशन नहीं लेना है। तब तक के लिए बाय बाय।